गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10। इसमें हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनके रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मूव करते हैं और कौन सा फोर्स अप्लाई होता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचती है, सेंटर की साइड खींचती है, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है। उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वो फोर्स जो अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अर्थ पे हैं, हम अर्थ की सरफेस पे, यहाँ से हम किसी स्टोन को ऊपर की साइड फेंकते हैं। स्टोन को जैसे ही हम फेंकेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये स्टोन क्या करेगा, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं स्टोन ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है। तो ये क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अर्थ ने क्या किया, अपनी साइड इसको खींच लिया, अपने सेंटर की साइड इसको खींच लेती है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ अब एक्सर्ट कर रही है फोर्स को, तो हम इसको ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ग्रेविटी, ये हर ऑब्जेक्ट की अपनी ग्रेविटी होती है। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने थ्योरी दी थी कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके पास अपना एक निश्चित फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम दो बॉल ले रहे हैं, ये दो बॉल अज्यूम करते हैं इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो इस यूनिवर्स में ये दोनों ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जो ये बॉल है इसको A, इसको B नाम दे देते हैं। B बॉल फोर्स एक्सर्ट कर रही है A बॉल पे और A बॉल एक्सर्ट करती है B बॉल पे। लेकिन ये नेग्लिजिबल क्यों होता है, क्योंकि मास जो है इनका मास बहुत कम है। अगर मास बहुत ज़्यादा कम है तो फोर्स भी यहाँ पे कम ही एक्सर्ट होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशन क्या होती है, अगर मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। आगे ये रिलेशन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स, जो फोर्स अर्थ ने क्रिएट किया था या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। अज्यूम करते हैं यहाँ पे ये हम कंसीडर कर रहे हैं अर्थ का मास है हमारे पास कैपिटल M। कोई ऑब्जेक्ट लिया, बॉल ली, ये बॉल का मास ले लिया स्मॉल m। जैसे ही हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे वैसे ये क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस आएगी। तो ये फोर्स जो क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अर्थ और इस बॉल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। d डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, तो इन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। मीन्स रिवर्स, उल्टा हो जाना। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास यहाँ पे आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/d²। F इज इक्वल टू, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए ये नहीं है कि इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट हटा देते हैं कि इसकी जगह कुछ नहीं लेके आए, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे कैपिटल G। कैपिटल G इज़ द कांस्टेंट, इसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
और इसको हम बोल सकते हैं, सेकंड नेम क्या दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको नाम दे दिया ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एंड एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आया F इज इक्वल टू Gm/m/d²। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ इस टॉपिक को। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोनों इक्वेशन हम कंबाइन कर लेंगे। इक्वेशन कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसकी जगह एक कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे। कांस्टेंट टर्म इज जी और इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट निकालेंगे। फोर्स की यूनिट तो हमारे पास सेम रहेगी न्यूटन, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये फोर्स ही है, बस जो टाइप है वो चेंज हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन ही रहेगी। मास की किलोग्राम एंड जी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। डी की जो यूनिट रहेगी वो हमारे पास मीटर रहेगी। जी की यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो जी की यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। जी को इधर ही रखते हैं, बाकी टर्म ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास फॉर्मूला बना जी का F इंटू डी स्क्वायर M इंटू एम। तो F इज़ द फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, डी स्क्वायर इज़ द मीटर स्क्वायर, मास की हो गई हमारे पास किलोग्राम। किलोग्राम डिवाइड में ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिखने का मेथड ये भी है, दोनों ही टाइप से ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। कैपिटल जी की वैल्यू निकालें तो कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आया फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास एंड डिस्टेंस में। तो इस पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ एफ इन द फॉलोइंग कंडीशन इफ़ द डिस्टेंस इज डबल। अगर दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, मीन्स अगर आपके पास d है और हम इसको क्या कर दें 2d, उस केस में f की वैल्यू क्या होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास Gmm/d²। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी डबल, d इज इक्वल टू 2d, तो डबल होगी तो फोर्स क्या हो गया Gmm/2d होल स्क्वायर। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा Gmm/4d²। यहाँ देखो ध्यान से, जो ये रिलेशन था Gmm/d², ये किसके इक्वल है f के, Gmm/d²। तो हमारे पास f क्या आ गया, इसको f2 लिख देते हैं, इसको f1 दे देते हैं। तो f2 क्या आया 1/4 f1। इट मीन्स फोर्स क्या हो जाएगा 1/4, मतलब डिस्टेंस बढ़ी, फोर्स क्या हो गया 1/4 मीन्स कम हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ द डिस्टेंस इज हाफ। अगर डिस्टेंस हाफ कर दी जाए फिर क्या होगा, मीन्स अभी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है d, इसको हम कर देते हैं हाफ, मीन्स d/2। तो f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू होगी f इज इक्वल टू Gmm/d²। ये फॉर्मूला है हमारे पास, d क्या होगी, ये f1 नाम दे देते हैं, f2 निकाल रहे हैं जब हमारे पास d हो गई हाफ, d/2। तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास f2 इज इक्वल टू Gmm/d²/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 4Gmm/d²। Gmm/d² किसके इक्वल है f1 के, तो
फॉर्मूला F2 इज इक्वल टू 4 इंटू F1। फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम बढ़ गया, जितना पहले था उससे 4 गुना ज़्यादा हो गया। मीन्स अगर हमने डिस्टेंस कम की तो फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आखिर इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो अर्थ के साथ हम बाइंड रह के नहीं रह सकते थे। आप अर्थ के साथ क्या हो, अटैच। अगर आपके पास ग्रेविटी या ग्रेविटेशन नहीं है, ग्रेविटी नहीं होती अर्थ के पास, तो हम लोग एयर में घूमते रहते। स्पेसिफिक नहीं था कि हम अर्थ के साथ अटैच रह सकते थे। सेकंड पॉइंट है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये भी ग्रेविटेशन की वजह से है कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अगर अर्थ और मून ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रखते, दोनों ही अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो ये रोटेशन भी पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं, सबको पता है। तो ये भी किसकी वजह से है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट द टाइड्स। जो टाइड्स बनते हैं ड्यू टू मून एंड द सन। किसकी वजह से, मून और सन की वजह से टाइड्स बनते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास भी क्या है, ग्रेविटेशन। जब ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स अपना अप्लाई करते हैं तो टाइड्स बनते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस जरूरी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आप खुद करोगे ट्राई। कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों को निकालना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स एफ की वैल्यू आप लोग निकालोगे ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से। किस पे, अगर 1 किलोग्राम मास बॉल का है, ये अर्थ है, इस पे एक बॉल रखी है जिसका मास है 1 किलोग्राम, तो आपको ये निकालना है कि ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल है, Gmm/d²। जी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, जी इज़ द कांस्टेंट एंड आर इज़ द रेडियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अर्थ की रेडियस रखेंगे, ये भी कांस्टेंट है। मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ, वैल्यू ये रही। स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ द बॉल, और मास ऑफ द बॉल क्या है हमारे पास, 1 किलोग्राम। ये अगर सारी वैल्यू रख दें, कैलकुलेट करें, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल नाम से ही पता चल रहा है, फ्री का मतलब फ्रीली, फॉल का मतलब गिरना, जो आसानी से गिर जाए, कोई रुकावट ही ना हो किसी ऑब्जेक्ट के गिरने के बीच में। जैसे हमारे पास, हम यहाँ अर्थ पे हैं, यहाँ बिल्डिंग है, और आप बिल्डिंग पे खड़े होके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे आप किसी स्टोन को फेंकते हैं, किसी पत्थर को फेंकते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या आता है, नीचे आएगा, अर्थ पे आएगा, अर्थ की सरफेस पे टकराएगा। तो ये क्या था, ये था फ्री फॉल। ये क्या है, फ्री फॉल, मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट अर्थ की साइड आ गया तो वो था फ्री फॉल। तो यहाँ क्या काम कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है। क्या कहेंगे, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की साइड गिरता है, अंडर द फोर्स, अंडर दिस फोर्स ग्रेविटी मीन्स वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की साइड गिरता है तो हम कहेंगे कि वो फ्री फॉल हुआ है, ग्रेविटी की वजह से हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा फ्री फॉल में, अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जहाँ वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है वह हमें मिलता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ एक पॉइंट मिला कि जो एक्सेलरेशन मिला किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब वो फ्रीली फॉलिंग कर रहे हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिला टूवर्ड्स द अर्थ।
एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन मिल रहा है, कब मिल रहा है एक्सेलरेशन? जब ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, अर्थ की साइड आ रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। ये प्रूफ हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट के मास पे क्यों नहीं डिपेंड करता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होना। एक्सेलरेशन हमने पहले भी पढ़ा है, एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में पहले पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम किसी भी रोड पे जा रहे हैं, कभी हम अपनी वेलोसिटी कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो हमें मान लो हमारी इनिशियल वेलोसिटी v के साथ चले थे, चलते चलते फाइनल वेलोसिटी v है हमारे पास, t टाइम लिया, तो हमें एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी हमारी चेंज हुई, वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, वहाँ हमें एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। ये हमने लीनियर के केस में पढ़ा था। अब हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटी के केस में क्या होगा, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींच रही है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, मोशन हुआ। अगर मोशन हुआ तो वेलोसिटी भी मिली, वेलोसिटी मिली तो उसमें चेंज भी हुआ होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो इसका मतलब हमें क्या मिला होगा, एक्सेलरेशन। तो अब जो ये अर्थ की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मोशन हुआ और एक्सेलरेशन भी यहीं से मिला, तो इसको नाम दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो उसको नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की साइड गिरता है तो एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड, तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। अब निकालेंगे कैसे g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू। देखो हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन पहले पढ़ चुके हैं, g बाई डी स्क्वेयर, या फिर हम कह सकते हैं r स्क्वेयर, डी स्क्वेयर या r स्क्वेयर। और एक और फोर्स हम पहले पढ़ चुके थे, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मोशन की वजह से। तो यहाँ पे भी फोर्स आ जाएगा m इज इक्वल टू, सॉरी f इज इक्वल टू एम ए जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर मोशन में लेते थे, ए को रिप्लेस करके स्मॉल g लिख रहे हैं हम। स्मॉल g क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो a को रिप्लेस कर दिया g से, तो a की जगह क्या रख देंगे, g। तो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगा वो आया F इज इक्वल टू एम इंटू जी। दोनों इक्वेशन को, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू mg फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दें, दोनों ही टाइप से राइट है। तो हम ये वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, mg इज इक्वल टू जी mm बाई r square। m is the mass of the object, this is the mass of the object। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, g की वैल्यू आई जी m बाई r square। ये क्या है हमारे पास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो m मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे m जो स्मॉल m था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब जो ग्रेविटी आई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ के मास पे डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट नहीं है। जो हम पहले पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी थी, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही बात हम कह रहे थे कि एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। अगर वो अर्थ की साइड आ रहा है तो ये बात यहाँ से प्रूव होती है कि एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। अब इसको हम दूसरा क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है
कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो हम यही प्रूफ देंगे जो हमने अभी किया है। अब स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल जी की वैल्यू वैसे होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट ही होती है, चेंज नहीं होती। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालेंगे कैसे इसको? निकालेंगे जी की वैल्यू आप सबको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। पीछे हम वैल्यू ले चुके थे। मास ऑफ द अर्थ आएगी 6 इंटू 10⁻24 एंड आर रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻23 सॉरी 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल में पुट कर देंगे, सॉरी इस वैल्यू में पुट कर देंगे, और हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।